दोस्तों, अगर आप बीए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, यूनिट 22 सोशलॉजी यानी कि समाजशास्त्र की क्लास आप यूट्यूब पर सर्च कर करके परेशान हो चुके हैं। क्वेश्चन अगर आपको तगड़े नहीं मिल रहे थे तो भाई साहब छाती ठोक के ये दावा है कि सारी यूनिट को हम कंप्लीट कर रहे हैं जिस तरह। तो आज की इस क्लास में यूनिट थर्ड और फोर्थ को भी हम नस्तो नाबूद कर देंगे, कुछ बचेगा नहीं। और इस वीडियो को हम जो कंप्लीट करेंगे वो करेंगे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों के साथ इस क्लास को हम कंप्लीट करेंगे। और इस क्लास में यूनिट 3, 4 को तो हम कंप्लीट करेंगे ही, बाकी आने वाली क्लासेस में हम 5, 6, 7, 8 सबको कंप्लीट कर देंगे और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं तब तक सारी क्लास आ भी चुकी होंगी। तो एक बार प्लेलिस्ट आप विजिट कर लो। बहुत ज़्यादा लंबी हम क्लास नहीं बनाते हैं, 10-10, 15-15 मिनट की क्लास हम बनाते हैं। इससे पहले ही क्लास में यूनिट 1, यूनिट 2 को हमने कंप्लीट किया है। आज यूनिट 3, 4 सब कंप्लीट हो जाएगी, कहीं और से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लंबी अपनी क्लास नहीं रहती है, छोटी छोटी हम आपको क्लास देते हैं। चलेंगे क्लास को करते हैं स्टार्ट, बाकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो। पहले शॉर्ट प्रश्नों को समझ लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग को डिस्कस करेंगे। चलेगा, बात करेंगे पहले प्रश्न की कि सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंज क्या है, समझते हैं। देखिएगा, समाज की संरचना, मूल, व्यवहार और संस्थाओं और विचारों में जो समय के साथ होने वाला परिवर्तन है उसको कहते हैं सर सामाजिक परिवर्तन। क्या कहते हैं? सामाजिक परिवर्तन। उदाहरण के साथ समझ लो। देखिएगा, पहले बैलगाड़ी से यात्रा होती थी, है ना, वो पहले के समय की बात है। लेकिन आज क्या है भाई? तो आपने कहा सर आज मेट्रो से हो रही है ना, हवाई जहाज से हो रही, ट्रेन से हो रही, तो ये क्या है? तो आपने कहा सर ये सामाजिक परिवर्तन है। उम्मीद करता हूं कि ये बात आपके माइंड में मैंने अच्छे से फिट की होगी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ हम समझते हुए चलेंगे। देखो, बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, रेखीय परिवर्तन यानी कि लीनियर थ्योरी क्या है। भाई इस सिद्धांत के अनुसार समाज लगातार एक दिशा में प्रगति करता है, यानी कि प्रिमिटिव था, सिविलाइज्ड हुआ और फिर मॉडर्न हो गया। तो ये परिवर्तन तो आपने कहा सर कभी पीछे नहीं जाता है भैया, है ना, हमेशा आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। कृषि समाज है तो उसमें भी नए नए जो विकास है वो हुए हैं। औद्योगिक समाज की बात करें या फिर सूचना प्रौद्योगिकी समाज की बात करें तो हर क्षेत्र में जो है वो परिवर्तन देखने को हमें मिला है। बहुत अच्छी बात है। तीसरे नंबर के प्रश्न की बात होगी भाई चक्रीय समाज यानी कि जो साइक्लिक थ्योरी है उसको हम अच्छे से समझते हैं। समझिएगा, यह सिद्धांत कहता है कि समाज विकास, उत्थान, पतन और पुनः उत्थान इस चक्रों में घूमता रहता है। समाज में कभी कभी ऐसी चीजें आ जाती हैं, देखो भाई, पहले के समय पे हो सकता है कोई प्रथा चली हो और आज के समय पे हो सकता है कि वो कुप्रथा बन गई हो, या फिर पहले की जो कुप्रथा हो सकता है आज के टाइम पे क्या हो भाई, प्रथा बना ली हो लोगों ने। तो ये क्या है? समाज परिवर्तन मांगता है। देखिएगा, समाज में विकास, उत्थान, पतन और पुनः उत्थान ऐसे चक्र जो है वो होते रहते हैं। तो इन्हीं चक्रों में जो है वो समाज घूमता है, तो इसको साइक्लिक थ्योरी कहते हैं। उदाहरण के साथ समझ लो कि भाई रोमन सभ्यता है, इसका उदय होता है, विस्तार होता है, पतन होता है और फिर बाद में खत्म हो जाती है। तो ये क्या है? तो भाई ये एक चक्र ही तो है। ये क्या है? एक चक्र है। बात करेंगे चौथे प्रश्न की। भाई वीडियो अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो ईमानदारी के साथ इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं। और आपके बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास हम आपको देते हैं। इससे पहले की क्लासेस में यूनिट 1 और यूनिट 2 को हमने पूरा कंप्लीट किया था, कुछ भी छूटा नहीं है। और आज की इस क्लास में कंप्लीट यूनिट 3 और 4 हम कंप्लीट कर देंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। मात्र 10-10, 15-15 मिनट की हम आपको भाई साहब क्लास जो है वो देते हैं, है ना। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर एक क्लास में अगर आप एक यूनिट कंप्लीट करना चाहते हैं तो अपनी क्लास जरूर देखें। और बहुत ज़्यादा लंबी हम वैसे भी क्लास नहीं बनाते हैं। और अगर 10-10, 15-15 मिनट का टाइम आपके पास नहीं है तो मुझे लगता है कि है कि नहीं, फिर रहने दो आप। बात करेंगे चौथे प्रश्न की, संघर्ष सिद्धांत यानी कि कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है उसको जरा समझ लेते हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो रोक रोक करके चीज़ों को आप लिख सकते हैं, क्योंकि कम टाइम में मैं ज़्यादा चीज़ें देने पर फोकस करता हूँ। समझते हैं। देखिएगा, समाज में वर्गों, समूहों और हितों के संघर्ष के कारण जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन को कहते हैं सर संघर्ष सिद्धांत। ठीक है भाई, इसमें समाज के वर्गों, प्रत्येक वर्ग का ध्यान रखा जाता है इसमें, है ना, प्रत्येक समूह का ध्यान रखा जाता है और उनके हितों के संघर्ष के कारण जो परिवर्तन आता है। ध्यान रखना, परिवर्तन जो आ रहा है वो संघर्ष के कारण आ रहा है। आप भी देख लो भाई, लाइफ भी बहुत ज्यादा इजी नहीं है ना। आप कुछ भी काम करेंगे तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा सर। संघर्ष के कारण परिवर्तन जो भी आता है, तो भाई ये जो बात है वो किसने कहा? तो आपने कहा सर ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है ना। किसकी थ्योरी है? तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी साफ हो जाएगी। चलेगा, उदाहरण के साथ हम समझ लेते हैं। पूंजीपति और मजदूर, इन दोनों के बीच अगर हम देखें तो जितने भी नियम बने हैं सब संघर्ष से ही नए सामाजिक नियम बने हैं। हो सकता है कि पहले का जो पूंजीपति समाज था वो मजदूर वर्ग पर अत्याचार करता हो,
है ना। और जिस वजह से मजदूर वर्ग ने क्या किया, एक क्रांति लाई और फिर नए नए समाज में नियम बने। बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे 5 नंबर प्रश्न की, सांस्कृतिकरण जो होता है वो क्या है, उसको जरा हम अच्छे से समझते हैं। जब कोई निम्न जाति उच्च जातियों के रीति रिवाज अपनाकर अपने सामाजिक दर्जे को ऊंचा करने की कोशिश करती है तो इसको कहते हैं सांस्कृतिकरण। ठीक है, क्या कहते हैं भाई साहब, संस्कृतिकरण कहते हैं। चलेंगे उदाहरण के साथ समझ लेते हैं। जैसे किसी जाति द्वारा पूजा विधि, पहनावा और भोजन आदतें जो है वो बदल देना। निम्न जाति के लोगों का उच्च जाति के लोगों के जैसा पूजा विधि करना, है ना, पहनावा पहनना या फिर भोजन आदतें जो है अपनी वो चेंज कर देना। भाई साहब लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि जाति पाति के जो भेद है इन सब से दूर हट के आप जहाँ पे भी रहते हैं इन सबको कोशिश करिए कि दूर हो, लेकिन शालीनता से, अच्छे तरीके से। 6 नंबर प्रश्न की यहाँ पे बात होगी, पाश्चात्यकरण या फिर जो वेस्टर्न कल्चर है वो क्या है। देखिएगा, जो पश्चिमी देशों की जो शिक्षा है, संस्कृति है, आदतें हैं, तकनीकी है, उनकी जो भी जीवन शैली हम अपना रहे वो क्या है, तो ये पाश्चात्यकरण ही है ना। ये क्या है, तो आपने कहा सर ये पश्चिमी देशों की जो शैली हम अपना रहे हैं उसको पाश्चात्यकरण कहते हैं। उदाहरण के साथ समझ लो, जैसे भाई जीन्स पहनना। अब बताओ अपने यहाँ का कल्चर क्या जीन्स पहनने का था पहले, है ना। कुर्ता पैजामा लोग पहनते थे। फास्ट फूड खाना, दूध रोटी खाने वाले लोग आजकल देखो कितने फास्ट फूड बड़े चाव से खा रहे हैं, दूध रोटी पसंद नहीं आ रही आज के जनरेशन को, है ना। इंग्लिश भाषा का बढ़ता उपयोग, ये सब क्या है, तो आपने कहा सर ये वेस्टर्न कल्चर ही तो अपना रहे। चलेंगे एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दो भैया। चलेंगे बात करेंगे वैश्वीकरण या फिर ग्लोबलाइजेशन क्या है। जब दुनिया आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाती है तो उसको कहते हैं सर वैश्वीकरण। एक बार फिर समझ लो, जब दुनिया आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे से जुड़ जाती है, 2 देश जुड़ जाए, 4 देश जुड़ जाए, आपस में जुड़ जाए, तो वो क्या है, तो आपने कहा सर ये वैश्वीकरण हो गया है सर। अच्छा एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। अमेजन, एप्पल, नेटफ्लिक्स की जो सेवाएं हैं पूरे भारत में उपलब्ध हैं, तो ये क्या है भाई, ये वैश्वीकरण है सर। भारत में ही नहीं, मुझे लगता है विदेश में भी उपलब्ध है ये सब। अब बताओ अमेजन जो है अपने यहाँ का है क्या, बताओ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बात करेंगे 8 नंबर प्रश्न की, सार्वजनिकरण क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन क्या है, उसको जरा समझ लेते हैं। जब स्थानीय संस्कृति, शिक्षा, विचार और जो परंपराएं हैं पूरे विश्व में फैल जाएं उसको कहते हैं सर यूनिवर्सलाइजेशन। समझ गए। उदाहरण के साथ समझ लो, जैसे योग है, योग का विश्व भर में लोकप्रिय हो जाना, ये क्या है, तो आपने कहा सर ये यही तो है यूनिवर्सलाइजेशन। चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन अब हम कंप्लीट कर लेते हैं और इनको कंप्लीट करने के बाद कंप्लीट यूनिट 3 और 4 जो है कंप्लीट हो जाएगी, कुछ भी नहीं छूटेगा, ना कहीं और से कुछ और पढ़ने की आपको जरूरत रहेगी। ठीक है, इतना ही कंप्लीट कर लो और अपने इस भाई पर विश्वास रखना। प्लेलिस्ट आप एक बार विजिट कर लेते हैं, जो हमने बाकी पिछली हमने आपको क्लासेस दी थी, तो एक बार प्लेलिस्ट आपको देखना बेहद जरूरी है। अगर आप बाद में क्लास देख रहे हो तब तक हो सकता है सारी क्लास आ चुकी हो, तो एक बार प्लेलिस्ट देखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्लेलिस्ट की मिल जाएगी, बाकी टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाए। चलेंगे भाई बात करेंगे पहले प्रश्न की, सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख जो सिद्धांतों को हमें समझाना है। सामाजिक परिवर्तन के जितने भी प्रमुख सिद्धांत हैं जरा समझ लेते हैं। देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए समाजशास्त्रियों ने कई सिद्धांत दिए हैं। पहला दिया रेखीय सिद्धांत, इनको हम सबको शॉर्ट में हम जरा समझ चुके हैं, लेकिन एक बार हम लॉन्ग में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। समझिएगा, रेखीय सिद्धांत मैंने आपको बताया था एक दिशा में हो। यह मानता है कि समाज लगातार आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता है, समाज क्रमिक चरणों में विकसित होता है सर। अच्छा, जैसे भाई पहले की बात देखें तो शिकार करके लोग जो है अपना पेट भरते थे, अब कृषि के माध्यम से, है ना, चीज़ें हो रही हैं। इसके बाद उनको जो रोजगार मिला फिर उद्योग की तरफ भागे, है ना, सूचना तकनीकी बहुत सारी सी चीज़ें आई हैं, तो समाज क्या है, कहीं ना कहीं समाज में विकास हुआ है सर। दूसरे की बात करेंगे, चक्रीय सिद्धांत जो होता है उसको जरा समझ लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार समाज जो है वो चक्रों में घूमता है, उदय होता है, विकास होता है, पतन हो जाता है, और जब पतन हो जाए कुछ ना बचे सर तो फिर पुनः उदय हो जाएगा। तो जीवन की तरह समाज भी क्या है, तो भाई चक्र में जीता है सर। उदाहरण के साथ समझ लो, जैसे मौर्य साम्राज्य का बढ़ना, है ना, फिर उदय होना, फिर आगे बढ़ना और बाद में पतन हो जाना, फिर दूसरे किसी साम्राज्य का फिर से उदय हो जाना, तो ये क्या है, तो ये आपने कहा सर ये चक्र व्यवस्था ही तो है। चलेंगे तीसरे की बात करेंगे, भाई संघर्ष सिद्धांत क्या है, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है भैया। अच्छा, कार्ल मार्क्स के अनुसार जो समाज में वर्ग संघर्ष से परिवर्तन होता था उसको कहते हैं सर संघर्ष सिद्धांत कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कहते हैं। जैसे मैंने कहा था मजदूर वर्ग, है ना, संघर्ष करके क्या करते हैं, तो अपना हक जो है वो लेते हैं। तो भाई इसमें शोषण, संघर्ष, क्रांति और परिवर्तन, ये क्या है, तो ये चक्र व्यवस्था है। किसी का अगर शोषण हुआ, उसने संघर्ष किया, क्रांति बनी और लास्ट में वो नियम जो है वो बदल गया।
अच्छा, उदाहरण के साथ समझ लो, मजदूर आंदोलन से श्रम कानून बने हैं। अगर मजदूर आंदोलन ना करते तो फिर श्रम कानून ही ना बनते। चलेंगे, चौथे पॉइंट की यहाँ पे बात होगी, समझ लेते हैं जरा कि भाई जनसांख्यिकी सिद्धांत क्या है। तो जनसंख्या, मृत्यु दर, जन्म दर और माइग्रेशन में क्या है, बदलाव से समाज बदलता है, ये जनसांख्यिकी सिद्धांत कहता है। उदाहरण के साथ समझ लो, शहरों का बढ़ना, परिवार का छोटा होना। बताओ पहले क्या ऐसा था क्या, है ना? सब लोग संयुक्त परिवार में रहते थे पहले और सब गांव में रहते थे। अब क्या है भाई, गांव से शहर की तरफ भाग रहे लोग। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की। तगड़ा प्रश्न है, समझते हुए चलिएगा। एग्जाम में हो सकता है सीधा सीधा आपको देखने को मिल जाए कि भाई भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाएं समझाइए, है ना? बहुत तगड़ा प्रश्न। देखो, भारत में सामाजिक परिवर्तन कई विशेष प्रक्रियाओं के माध्यम से हुआ है सर। अच्छा, पहले की अगर बात कर लें सांस्कृतिकरण की, तो ये क्या है, देखिएगा, निम्न जातियां उच्च जाति जीवन शैली अपनाकर अपना सामाजिक दर्जा जो है वो बढ़ाती हैं। किसी जाति का शाकाहारी बनना, है ना, धार्मिक रीति अपनाना, ये क्या है? तो आपने कहा सर ये सांस्कृतिकरण है। बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, तो भाई पाश्चात्यकरण यानी कि जो वेस्टर्न कल्चर है उसको जरा समझ लेते हैं। देखिएगा, ब्रिटिश शासन और आधुनिक शिक्षा के कारण भारतीय जीवन शैली पश्चिमी जीवन शैली से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई। अब बताओ, उन्हीं के जैसा हम आहार जो है वो लेते हैं, जैसे कि फास्ट फूड वगैरह, सूट पहनते हैं, बूट पहनते हैं, तो ये क्या है? तो ये मैं कहूँगा कहीं ना कहीं ये पश्चिमी देशों की तरफ उन्हीं की जैसी शैली को अपनाना है ना? अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा उपयोग करना। आधुनिकरण जरा समझ लेते हैं। मॉडर्नाइजेशन क्या है भाई? विज्ञान, तकनीकी, शिक्षा, लोकतंत्र और उद्योग के कारण समाज जो है वो आधुनिक हुआ है ना? उदाहरण के साथ समझ लो, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है। अब बताओ पहले क्या था? परंपरागत जो तरीके थे कि भाई गए, है ना, बैंक में, फिर वहाँ विड्रॉल फिल किया या फिर पैसे जमा किए फिर निकाले। लेकिन आजकल ऑनलाइन बैंकिंग, 1 सेकंड में पैसे कहीं पे भी ट्रांसफर, है ना? डिजिटल इंडिया हो गया है, मेट्रो कल्चर आज के टाइम पे चल रही, तो ये चीज़ें हैं आधुनिकरण की तरफ ले जाती हैं। वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन। भाई जब पूरी दुनिया का आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव हो जाए, जैसे मैकडोनल्ड, है ना, अमेजोन, यूट्यूब, भारत में जो है वो फैलाव है, तो ये सब क्या है? तो आपने कहा सर ये आपको कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन से जोड़ता है। सार्वजनिकरण क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन क्या है? जब स्थानीय चीज़ें विश्व स्तर पर आ जाए, जैसे योग है, आयुर्वेद है, इनका विश्व भर में जो प्रचार हो रहा है, प्रचार प्रसार हो रहा है, तो ये क्या है? तो आपने कहा सर ये बहुत अच्छी बात है, यूनिवर्सलाइजेशन ये हो जाएगा। बात करेंगे लॉन्ग प्रश्न की। तीसरा जो लॉन्ग है उसको हम जरा समझ लेते हैं। भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख प्रक्रियाएं जो थी उनको जरा हमें समझना है। देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं वे क्रियाएं हैं जिनके जरिए किसी समाज की संरचना, मूल्य, धारणाएं और व्यवहार बदलते हैं। प्रमुख जो प्रक्रिया हैं वो निम्नलिखित हैं, जरा समझ लेते हैं। देखिएगा, सांस्कृतिकरण है वो क्या है? कम प्रतिष्ठा वाले जातीय समूह उच्च प्रतिष्ठा वाली रस्म रिवाजों, आचार व्यवहार और जीवन शैली को स्वीकार कर सामाजिक उन्नति का जो प्रयत्न करते हैं, यह परिवर्तन ऊपर की तरफ क्या करता है? सांस्कृतिक स्थापना के माध्यम से होता है और इसको कहते हैं सर संस्कृतिकरण, इसको हम कहेंगे। अच्छा, दूसरा है पश्चिमीकरण। क्या है? देखिए, पाश्चात्य जो जीवन शैली हम अपना रहे, तकनीकी अपना रहे, संस्थाएं, विचारधाराएं समाज में जो प्रवेश कर रही, तो ये क्या है? तो भाई ये बदलती जीवन शैली जो है वो औद्योगिकरण, शिक्षा और नई मान्यताओं के साथ इसमें शामिल है, तो ये पाश्चात्यकरण है। अच्छा, आधुनिकरण क्या है उसको जरा समझ लेते हैं। परंपरागत तरीके के जो तात्विक परिवर्तन है वो अगर हो जाए, जैसे वैज्ञानिक सोच है, तर्क है, तकनीकी का विकास है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था, समकालीन संस्थाओं का विकास, या संरचना और वैचारिक दोनों तरह का परिवर्तन क्या है भाई साहब? तो उत्पन्न करता है भैया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। इतनी अगर बातें अगर आपको समझ में आ रही तो मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो को अगर कंप्लीट किया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। बाकी आने वाली क्लास है आपको बहुत जल्द मिलेंगी, और बाद में अगर क्लास देख रहे हो तब तक आपको यूनिट 5, 6, 7, 8 सारी यूनिट मिल चुकी होंगी। ठीक है, चलो तो एक बार जल्दी से प्लेलिस्ट एक बार विजिट जरूर कर लेना और दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर कर देना जो परेशान हो रहे हो। देखो, चौथे की बात करेंगे, धर्मनिरपेक्षकरण क्या है, सेक्युलराइजेशन क्या है, समझ लेते हैं। धार्मिक तथा पारंपरिक प्राधान्य का घटना और जो सामाजिक जीवन में धर्म की निहित सत्ता का कमजोर होना, यानी कि राज संबंधी और सामाजिक निर्णयों में धर्म के स्थान पर तर्क और कानून का प्रभुत्व बढ़ना, यह क्या है? तो आपने कहा सर ये धर्मनिरपेक्षकरण हो जाएगा, है ना। पहले जो चीजें थी, मैं ये नहीं कहता धर्म, मैं कहता हूँ धर्म सबसे बड़ा है ना। धर्म से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में, लेकिन भाई धर्म को ना बहुत बुद्धि के साथ समझ के चीजें करनी चाहिए, क्योंकि आजकल भाई बहुत ज्यादा, है ना, धर्म के नाम पर कुछ भी लूट सकता है आदमी आपसे।
है ना। कुछ भी, किसी भी तरीके, किसी भी हद तक धर्म के नाम पर आदमी जा सकता है, लेकिन भाई साहब धर्म मत छोड़िएगा, मैं फिर भी कहूँगा आपसे। वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन को हम जरा समझ लेते हैं। सांस्कृतिक, आर्थिक और तकनीकी रूप से विश्व का एकीकृत हो जाना, ये क्या है? तो आपने कहा सर ये वैश्वीकरण है सर। अच्छा, बाजार, सूचना और विचारों की त्वरित गतिशीलता, जिससे स्थानीय जीवन शैली और आर्थिक संरचनाएं जो हैं वो प्रभावित होती हैं। तो आपने कहा सर ये क्या है? ये वैश्वीकरण है। मैं सब आपको बता चुका हूँ। जरा पंचायतीकरण हम लास्ट में समझ लेते हैं। 2-3 चीज़ें और मैंने इसमें ऐड करी हैं। पंचायतीकरण क्या है? देखिए, स्थानीय स्वशासन संस्थाएं जैसे पंचायत के सशक्त होने से निचले स्तर पर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं। जन भागीदारी बढ़ी है और स्थानीय विकास को भी बढ़ावा मिला है। यहाँ से 7 नंबर की यहाँ पे बात करेंगे। रोक रोक करके लिखते जाना चीज़ों को, ध्यान रखना। यूनिवर्सलाइजेशन क्या है? सामाजिक संस्थाएं, संस्कारों, मान्यताओं का व्यापक रूप से अगर ये फैल जाएं तो जैसे कुछ मान्यताएं, मूल्य या व्यवहार समाज के व्यापक हिस्सों में सामान्य बन जाते हैं सर। निष्कर्ष, लास्ट में जो कंक्लूजन पर पहुंचते हैं वो पढ़ लो और इसके बाद ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और क्वेश्चन ही नहीं, मुझे लगता है पूरा वीडियो भी भाई साहब कंप्लीट हो जाएगा। चलेंगे, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष निकलता है कि ये प्रक्रियाएं अक्सर एक साथ और अंतर संबंधित रूप से कार्य करती हैं। कोई भी परिवर्तन केवल एक ही प्रक्रिया से सीमित नहीं रहता सर। भारत में आधुनिक शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीतियां तथा वैश्विक जो संपर्क हैं, इन सब प्रक्रियाओं को तीव्र कर रहे हैं, जिनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों प्रकार के नेतार्थ होते हैं। सकारात्मक और चुनौतीपूर्ण जो है वो दोनों चीजें होती हैं सर। एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दो भाई। बीए तृतीय सेमेस्टर के लिए यूनिट 5, 6, 7, 8 सबकी क्लास आ चुकी हैं। एक बार कमेंट में आप देख लो, है कि नहीं? अगर आप बाद में क्लास देख रहे हो तब तक सब आ चुकी होंगी, तो परेशान नहीं होना। प्लेलिस्ट एक बार विजिट आपको जरूर करनी है। बाकी आपके सारे जो मेजर सब्जेक्ट हैं उनकी क्लास हम देते हैं, माइनर की भी देते हैं। डिजिटल मार्केटिंग की बात करें या फिर या हम बात करें ह्यूमन वैल्यू एनवायरमेंटल स्टडीज़ की, तो सबकी क्लास देते हैं। राजनीति विज्ञान की भी हमने बहुत सारी यूनिट कंप्लीट कर दी हैं। बहुत सारी नहीं, अगर आप बाद में क्लास देख रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ ये बात, तो भाई साहब सब क्लास आ चुकी होंगी। तो एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लो यार, है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी हम प्लेलिस्ट की दे ही देंगे। हिंदी में अगर आपकी बैक है, समाजशास्त्र में बैक है, शिक्षा शास्त्र में बैक है, तो भाई साहब उसकी भी क्लास अपने परिवार पर उपलब्ध है। बाकी हिंदी, राजनीति, है ना, बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लास अपने परिवार MS7 पर BA 3rd सेमेस्टर के लिए भी उपलब्ध है। तो जरूर देख लें एक बार, ठीक है। और बताइएगा जरूर ये क्लास आपको लगी कैसी है। डिजिटल मार्केटिंग भी हमने आपको बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपके लिए डिस्कस किए थे। बाकी और आने वाली क्लासेस में जो है वो हम जल्दी जल्दी आपके लिए क्वेश्चन देंगे। बताना जरूर क्लास आपको लगी कैसी है और नेक्स्ट क्लास आप किस सब्जेक्ट की देखना पसंद करेंगे। एक बार कमेंट कर दो, टाइम रहा तो हम बहुत जल्द आपकी क्लास आपके लिए बना भी देंगे। चलेंगे, बताइएगा जरूर क्लास आपको लगी कैसी है और किस यूनिवर्सिटी से आप ये मेरा वीडियो देख रहे थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।